गरीब देवरानी, अमीर जेठानी की होली। पारुल शॉपिंग करके खूब सारा होली का सामान लेकर घर लौटती है, जहां उसकी सास उसे होली का इतना सारा सामान लाते हुए देख बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, अपना इतना सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आई हो? लगता है आज तो तुमने अपने सारे पैसे उड़ा दिए हैं शॉपिंग में ही। हाँ हाँ, आखिरकार होली जो आ रही है। अब तुम तो जानती ही हो माँ जी, होली के इस प्यारे से त्योहार पर मैं अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। अब बिना सामान के वह अपनी होली कैसे बनाएंगे, इसलिए मैं देखो उनके लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। पारुल इतना कहती ही है कि तभी उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। माँ आप आ गई हो? क्या लेकर आई हो माँ आप हमारे लिए? आप मेरे लिए बड़ी वाली पिचकारी लाई हो या नहीं? सबसे पहले तो आप मुझे मेरी पिचकारी दो। अरे मेरी प्यारी औलादो, चिंता मत करो, मैं तुम सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। ये लो, ये सारा सामान तुम्हारे लिए ही तो है। होली पर खेलने के लिए प्यारे प्यारे कपड़े और नई नई पिचकारियाँ, रंग बिरंगे गुलाल, जिनसे तुम होली खेलोगे। ऐसा कहकर पारुल अपने दोनों बच्चों को होली के रंग, पिचकारी, गुलाल, गुब्बारे सब सामान दे देती है। ये सब चंद्रलेखा देखती रह जाती है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, आखिर मेरी बहू को हो क्या गया है? पहले तो ये मेरे बारे में हमेशा सोचती रहती थी और हमेशा मेरे लिए नई नई चीजें लेकर आया करती थी, लेकिन अब देखो जरा, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही लेकर आई है, मेरे लिए तो कुछ लेकर ही नहीं आई है। चंद्रलेखा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी पारुल अपने दोनों बच्चों के साथ सारा सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद चंद्रलेखा को बहुत दुख होता है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अरे वाह बहू, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतना कुछ लेकर आएगी। ये देखो जरा, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियां हैं। हाँ हाँ माँ जी, अब आप मेरे साथ हो तो आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता ही है, लेकिन आपकी छोटी बहू आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके लिए प्यारी सी साड़ी लेकर आई हूँ। ये लो माँ जी, होली के इस प्यारे अवसर पर आप इस साड़ी को जरूर पहनिएगा। करिश्मा ऐसा कहकर साड़ी के साथ थोड़ा सुहागन का श्रृंगार ही अपनी सास को देती है, जिसे देखकर चंद्रलेखा कहती है, ओ करिश्मा, तू जानती ही है कि तू कितनी गरीब है और तेरी इस गरीबी के चलते तूने बेकार में अपने 2-4 रुपए साड़ी के ऊपर खर्च कर दिए। इतनी सस्ती साड़ी मैं क्यों पहनूंगी भला? मेरी प्यारी बड़ी बहू पारुल मेरे लिए बहुत प्यारी साड़ी लेकर आई है और मैं होली पर वही पहनूंगी। तभी वहां पर अनिल आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, करिश्मा इतने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई है और आपने इसका मन तोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। अपनी पत्नी को कह दे कि अगर मुझे कुछ लाकर देना है तो अच्छा और महंगा सामान लाकर दे। ऐसा फटीचरों वाला सामान मैं कभी नहीं लूंगी। इस तरह की बेइज्जती अपनी खुद की माँ के मुंह से सुनकर अनिल चुप खड़ा रह जाता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। पिताजी चलो ना बाहर, देखो तो बड़ी माँ हमारे लिए कितने सारे गुलाल और पिचकारी लेकर आई है। पिताजी हमें होली खेलनी है, चलो ना पिताजी, बाहर चलो, दादी माँ के पास चलो, बड़ी माँ के पास चलो। चुप करो, तुम दोनों चुपचाप जाकर बैठ जाओ और जाकर पढ़ाई करो। मैंने कहा ना, अब हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अजी इन बेचारे बच्चों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? छोड़ दो ना इन्हें, जाने दो। वैसे भी माँ जी सही तो कहती हैं, मैं इतनी गरीब हूँ, मैं कहाँ पुणे जेठानी की तुलना कर सकती हूँ। अपनी पत्नी के कहने पर बेचारा अनिल हार मान जाता है, अपने बच्चों को बाहर भेज देता है। जिसके बाद वो दोनों उदास मन से अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं, लेकिन होली का त्योहार सेलिब्रेट नहीं करते। तभी अचानक से चंद्रलेखा की आंखें खुल जाती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए यहाँ वहां देखने लगती है। मेरी बड़ी बहू से तो मेरी छोटी बहू अच्छी थी, माना कि गरीब थी, लेकिन हमेशा मेरे बारे में सोचा तो करती थी। जब से वो गई है तब से मेरी बड़ी बहू ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ वो दिखावा करती है। मुझे अपनी छोटी बहू को वापस ले आना चाहिए। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, चंद्रलेखा फौरन अपनी छोटी बहू करिश्मा के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी जब पारुल ने चोरी का इल्जाम तुम्हारे सर पर डाल दिया था, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी और मुझे सद्बुद्धि भी नहीं थी। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास है बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जानबूझकर अलग नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात मत करो। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ और माँ को बहू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। अपनी गरीब छोटी बहू का ये बर्ताव देखकर चंद्रलेखा बहुत खुश होती है और वो उसे गले से लगा लेती है।
कल बहू चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं होली तेरे साथ ही खेलना चाहती हूँ। चंद्रलेखा अपनी गरीब बहू को अपने घर वापस ले आती है। उसे घर में आते ही देख पारुल करिश्मा से कहती है, चोरनी कहेंगी, तुम वापस इस घर में कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बड़ी बहू अपनी हद में रहो, छोटी बहू भी इस घर का हिस्सा है, और जो तुमने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था मुझे अच्छे से याद है, उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। माँ जी, आप ये कह रही हो? आपने खुद ही करिश्मा के कमरे से मेरे गहने निकाले थे। लेकिन मैंने खुद तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देखा था, ये सब तुम्हारा एक प्लान था। अगर ऐसी बात है माँ जी तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पारुल ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जैसे ही सुमित उसको ऐसा करते हुए देखता है, वो उससे पूछता है, अरे पारुल, क्या हुआ तुम्हें? ये सामान किस लिए पैक कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो अब? अरे तुम्हारी माँ अमीर बाप के पास जा रही है, कम से कम वहाँ ऐसा तो नहीं होता जैसे इस घर में हो रहा है। अरे तुम्हारी माँ उस चोरने को इस घर में ले आई है और मैं उस चोरनी के साथ इस घर में एक क्षण भी नहीं रुक सकती। ये सुनते ही सुमित पारुल से कहता है, अगर तुम अपने पिता के घर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी चालाकियों के बारे में इस घर के अंदर सबको पता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी अमीरी के चलते हम सभी को खरीद लोगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब में एक अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन तुम तो पैसों की इतनी घमंडी हो, तुम्हें कहाँ रिश्ते समझ आते हैं। जाओ, चली जाओ अपने बाप के पास। अपनी हकीकत खुद अपने पति के मुंह से सुनते ही पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने पति के सामने घुटने टेक देती है और कहती है, सही कहा आपने, ये सब मेरी ही चाल थी। मैं ही इस घर को अपने अंदर में चलाना चाहती थी, इसलिए सबको शुरू में मैंने पैसों के चलते खरीदने की कोशिश की, और मेरे बाद मेरी देवरानी इस घर में आई, उसने सब कुछ कचरा कर दिया। सब लोग सिर्फ उसी के पीछे रहा करते थे, उसकी अच्छाई नहीं मेरे पैसों के बलबूतों को भी कम कर दिया था, इसलिए मुझे इस घर से निकलना पड़ा। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो जाओ, सभी से माफी मांगो, यही सही वक्त है। सुमित की बात मानकर पारुल दोबारा अपनी सास और देवरानी के पास जाती है और उन दोनों से कहती है, मैं जानती हूँ माँ जी और करिश्मा, तुम दोनों ही मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। अगर आज सुमित जी मेरी सच्चाई मेरे सामने ना खोलते तो पता नहीं इस पैसों के घमंड में मैं और कब तक चूर रहती। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। करिश्मा, माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दो। नहीं जेठानी जी, आपको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो। मैंने आपको माफ कर दिया। क्या आप इस बार हमारे साथ होली खेलना चाहेंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। करिश्मा दोनों हाथों में गुलाल लेकर अपनी जेठानी के दोनों गालों पर लगा देती है, जिसके बाद चंद्रलेखा भी इस साल अपनी दोनों बहनों के साथ अच्छे से होली का त्योहार मनाती है। जहां पारुल को अपनी अमीरी पर इतना घमंड था, वो अपनी अमीरी का घमंड खत्म करके अपने सारे रिश्तों को अच्छे से संभालती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सौम्या और विवेक दोनों की शादी को 2 साल ही बीते थे। दोनों का प्यार अभी भी बिल्कुल ऐसा था जैसे कि अभी अभी शादी हुई हो। सौम्या अपनी छत पर आलू के पापड़ बनाकर डाल रही थी, तभी उसका पति आकर कहता है, अरे मेरी स्वीटू, ये तुम पापड़ किस लिए बना रही हो? बाहर से पापड़ खरीद के ले आती, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अरे ओ पत्नी के दीवाने, भूल गया था क्या? अगले हफ्ते होली है, इसीलिए बहू पापड़ बना रही है। अच्छा आप जाओ और आलू की बोरी लेकर आ जाओ, मुझसे उठेगी नहीं। आलू के चिप्स बनाना भी बाकी है। अरे लाता हूँ। अपनी माँ और बीवी के ताने सुनकर विवेक ग्राउंड फ्लोर से छत पर आलू की बोरी लाकर रख देता है, जिसके बाद सास बहू मिलकर आलू के चिप्स बनाती हैं। इस तरह 4-5 दिन में उसके पापड़ सूख जाते हैं। सौम्या रसोई में स्टूल पर चढ़कर एक डिब्बा उतार रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है और एंड मौके पर उसका पति उसकी बाहें थाम लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरे तो हाथ पैर टूट जाते और होली मुझे घर में बैठ कर खेलनी पड़ती। ऐसे काम मत किया करो ना, अगर तुम्हारे लग जाती तो। अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। वैसे ऐसे फिल्मी तरीके से सुबह अपनी बाहों में लेने का मजा ही कुछ और है। बस ज्यादा स्वीट ना बनो अब तुम। तभी दरवाजे पर अचानक से दस्तक होती है, तो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं। पर विवेक दरवाजा खोलता है और अपने सामने देखता है कि एक गोरी सी सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी है,
जिसके हाथों में बैग है। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? ये एड्रेस तो सामने वाले घर का है, आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरी मासी का घर है ना, तो मैं उनके पास कुछ दिन रहने आई हूँ। ओह माय गॉड, लड़का कितना अच्छा है, क्या बॉडी है इसकी। मेरा तो इस पे दिल आ गया देखते ही। क्यों नहीं इसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? ओह, अरे तुम सुमन आंटी की भांजी हो ना? बता रही थी वो मुझे कि तुम आने वाली हो। हम आपके पड़ोसी, सामने ही है उनका घर। थैंक यू। बट आप कौन? मैं विवेक जी की पत्नी सौम्या। ओह, इनकी तो शादी हो गई है, पर कोई बात नहीं, दिल तो मेरा इन पर आ ही गया है। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ईशा अपने सामने वाले घर में चली जाती है। अगले दिन जब वो नहाकर छत पर अपनी बाल सुखाती है तो उसकी नजर बॉडी बनाते हुए विवेक पर पड़ती है और उसे देखकर वो हैरानी से कहती है, ओह माय गॉड, क्या डोले शोले हैं, कितने मस्त हैं यार। मेरा तो इस पर दिल आ गया है, इसके डोले शोले, इससे मन मेरा डोले। जो मुझसे प्यार करें बड़े हौले हौले। हाय हाय हाय। हे हाय, विवेक नाम है ना आपका? आपको कैसे पता? अरे कल वो आपकी वाइफ ने ही बताया। ओह, वैसे खूबसूरत है, बॉयफ्रेंड वगैरह तो होगा जरूर। हाँ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे आपकी होली तो यहीं सेलिब्रेट होगी शायद। हाँ, मैं यहाँ पर होली सेलिब्रेट ही कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। ये कहकर विवेक नीचे चला जाता है और अगले दिन सौम्या विवेक एक दूसरे के साथ होली की शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पूरे बाजार में होली का माहौल सजा हुआ था। लोग रंग बिरंगी पिचकारी, गुलाल, स्प्रे, बॉटल और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बेच रहे थे। तभी सौम्या दुकान वाले से कहती है, अरे भैया, जरा ये वाली पिचकारी और गुलाल दे दीजिए, और ये सारे गुलाल अलग अलग कर दीजिए। तभी दुकान वाला उसे सारी चीज पैक करके दे देता है। विवेक, वैसे तो मैंने होली का सारा सामान खरीद लिया है, पर कुछ रहा तो तुम मुझे बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो चल रहे थे कि सामने से आती हुई ईशा विवेक को देखकर टकरा जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है, जहां दोनों की आंखें एक दूसरे से चार होती हैं। पर सौम्या को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घूरती हुई आंखों से ईशा को देख रही थी। ओह थैंक्स, आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे पैरों में मोच आ जाती। इट्स ओके। वैसे आप यहाँ? हाँ, वो मैं होली का सामान खरीदने आई थी, मौसी ने मुझे ही भेजा था। अच्छा, अब हम चलते हैं, माँ जी घर पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहकर दोनों साथ में घर चले जाते हैं। वहीं ईशा अपनी लटों को उंगली से घुमाकर कहती है, ये तो अपने आप को ज्यादा बड़ा कर रही है। लेकिन कल होली के मौके पर मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगी। अगले दिन होली का चारों तरफ उल्लास था। बच्चे गुलाल उड़ाकर खेल रहे थे तो कुछ बच्चे पानी के गुब्बारे एक दूसरे या आते जाते लोगों को मार रहे थे, तो बड़े लोग भांग के नशे में नाच गा रहे थे। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, तुम मनचली चाल जैसी नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। सभी नाच गा रहे थे कि मौके का फायदा उठाकर ईशा विवेक को छू रही थी। तभी सौम्या कहती है, आप लोग थक गए होंगे, मैं ठंडाई लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी लाओ। सौम्या जिस ठंडाई को लेकर आती है उसमें ईशा भांग मिला देती है, जो कि विवेक पी लेता है और थोड़ा बहुत नशे में आकर कहता है, अरे आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया या चोली, खेलेंगे हम होली। अरे मेरी सौम्या डार्लिंग, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाने मन, चलो मेरे पास आओ। छी छी, ये तुम क्या कर रहे हो सबके सामने? पागल हो गए हो क्या? लगता है तुमने भांग पी ली है। अरे मेरी जान,
तुम रुको, मैं तुम्हें रंग लगाता हूँ। ये कहकर रंग लगाकर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, इस पर भांग का असर हो गया है। ऐसा कर, इसे तू कमरे में ले जा, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सौम्या अपने पति को कमरे में छोड़कर आ जाती है, जहां मौके का फायदा उठाकर ईशा उसके पास पहुंचकर अपने हाथों में रंग लिए उसके गाल और शर्ट खोलकर बदन पर गुलाल लगा देती है। हाय, आखिर मैंने तुम्हें अपने रंग में रंग ही दिया इस होली पर। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। ये कहकर वो उसके हाथ पर किस कर देती है। तभी वो नशे में उठकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी पत्नी समझता है। सौम्या, मैंने तुम्हें कहा था मुझे किस चाहिए, आओ। नशे में भी सौम्या का नाम ले रहा है। पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे करीब है। विवेक उसे अपनी पत्नी समझकर गले से लगा लेता है। ईशा उसे संभाल नहीं पाती और उसके साथ उसके ऊपर गिर जाती है। तभी सौम्या कमरे में आकर उन दोनों को ऐसा देखकर कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। विवेक, इस गोरी सौतन के साथ तुम होली मना रहे हो इस कमरे में ऐसे? तभी एक्टिंग करते हुए ईशा कहती है, सौम्या, सौम्या, देखो ना तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया। मौके का फायदा उठाकर ये कमरे में मुझे ले आया और मेरे साथ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे बचा लो। रोते हुए ईशा सौम्या के गले लग जाती है और नशे में विवेक कहता है, सौम्या, सौम्या, आई लव यू। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने आज इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? ये सुनकर सौम्या धक्का देकर ईशा को एक तेज चांटा मारती है और अपने पति को उठाकर बिस्तर पर लेटाकर पानी की बूंदें उस पर छिड़कती है, जिससे वो थोड़ा बहुत होश में आ जाता है। और ईशा गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अभी 2 थप्पड़ और मारूंगी, बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी अलग से सबके सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरा डालने की और बंद कमरे में उसके साथ ऐसी हरकत करने की? मेरा पति कैसा है कैसा नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए उन पर इल्जाम लगाने की सोचना भी मत। नशे में भी वो मेरा नाम ले रहा है, तुमने फायदा उठाया है उसका। सौम्या, तुम, अरे मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? पर तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? उस पर क्या हुआ? इसने आपके नशे का फायदा उठाकर आपके करीब आना चाहा। वो तो लास्ट मोमेंट पर मैं आ गई। एक पल के लिए मुझे आप पर शक हुआ, पर फिर इसकी चाल समझ गई। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। चुपचाप यहाँ से निकलो, क्योंकि सस्ती तो मैं भी नहीं हूँ। ऐसा लपेट दूंगी ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। 1 मिनट। तभी सौम्या टेबल से इंक उठा करके मुंह पर पोंछ कर कहती है, हैप्पी होली। बुरा ना मानो, होली है। काली बिल्ली। इस तरह सौम्या ईशा को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने पति को उसके बारे में सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद दोनों खुशी खुशी अपना होली का त्योहार बाकी लोगों के साथ मनाते हैं।